नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे भरण पोषण पर आपत्ति कैसे दें, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं अपना भरण पोषण का दावा पेश कर देती हैं न्यायालय में पति को परेशान करने के लिए, उनसे रकम ऐंठने के लिए, और बहुत सारे तथ्य जो हैं वो झूठे पेश कर देती हैं अपने एफिडेविट में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भरण पोषण का दावा है उसमें जो तथ्य दिए गए हैं इनकम से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, और मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉन्ग्नियंस लिया और आदेश पारित कर दिया उसके एविडेंस एफिडेविट के आधार पर। तो आज हम इसी के संबंध में बात करेंगे। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर हुई हैं तो आप कैसे आपत्ति दे सकते हैं। अगर आपकी पत्नी अगर एजुकेशन फाइल करती है CRPC 125(3) में जो आदेश हुआ है, उस आदेश को इम्प्लीमेंट कराने के लिए CRPC 125(3) में अगर वो एजुकेशन फाइल करती है तो आपको आपत्ति कैसे देनी है। ये वीडियो हमारा अंत तक देखें, इसको जरा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जो कि आप अपने केस में यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमने केस स्टडी का 2000 रुपये रखा हुआ है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स की जो गोपनीयता है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी हमारे पास। और अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं जो साधारण नॉर्मल जानकारी लेने के लिए, उसके लिए मैंने 300 रुपये 15 मिनट के लिए रखे हुए हैं। मेन मुद्दा ये है कि जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस से कैसे बचा जाए, क्योंकि फैमिली कोर्ट जो है वो 3 तथ्यों के आधार पर मेंटेनेंस का आदेश पारित कर देती है। वो ये नहीं देखती कि दावे में झूठ बोला गया है, एफिडेविट गलत तरीके से दिया गया है। यहाँ पे उसकी नीयत है, जो आपकी पत्नी है उसकी नीयत है, उसकी नीयत को देखा जाता है कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पति की इनकम सैलरी वगैरह दिखाती है और कोई प्रूफ नहीं होता, और कोर्ट इस चीज़ को अपने आदेश में मेंशन भी करता है और लमसम अमाउंट बांध देता है। तो लेकिन पति उस पर बहुत सारी अपने एविडेंस देता है कि हमारी पत्नी एजुकेटेड है, हमारी पत्नी वर्किंग है, या हमारी पत्नी जानबूझ के हमसे अलग रह रही है, लेकिन कोर्ट इन सब चीज़ों को नहीं मानता और अपना आदेश पारित कर देता है। तो हमें उसके एजुकेशन पे CRPC 125(3) के एजुकेशन पे अपनी आपत्ति कैसे देनी है उसके संबंध में हम बात करेंगे। जैसे CRPC 125(3) में एजुकेशन फाइल होता है तो उस जज की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस फाइल पे ये देखे कि आदेश क्या किया गया, और एजुकेशन के लिए आपकी पत्नी एक एफिडेविट फाइल करेगी, एक एप्लीकेशन मूव करेगी कि साहब ये आदेश हुआ है, इस आदेश पे पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ के जो जज हैं, फैमिली कोर्ट के जज हैं, बार बार मैं मजिस्ट्रेट निकाल रहा हूँ सब, तो वहाँ के जो जज हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि फाइल पे एक सम्मन भेजें। और सम्मन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई सम्मन आ रहा है, उसका मतलब ये है कि आप कारण बताओ आगे कि आप क्यों नहीं मेंटेनेंस देना चाहते हैं। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि वो सम्मन जो है वो पति को मिल ही नहीं पाता या पैरवी नहीं की जाती है, सम्मन निकलता ही नहीं है। जब वो सम्मन ही नहीं निकलता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, वसूली वारंट के आदेश जारी कर देता है, या गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी कर देता है। लेकिन जब वो वसूली वारंट के जब आदेश पारित करता है तो वो क्या करता है, उसमें लिख देता है कि पुलिस अधीक्षक के मार्फत वसूली वारंट। तो यहाँ पे जो वसूली वारंट है, आपको सबसे पहले एजुकेशन की ऑर्डर शीट देखनी है, ऑर्डर शीट में किस तरीके की प्रोसीडिंग चलाई जा रही है। तो जैसे ही सम्मन के लिए पहला आदेश होगा, दूसरा वसूली वारंट के लिए कर देते हैं, नॉर्मली यही कर देते हैं। तो वसूली तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि CRPC 421 के तहत में जुर्माना ना लगाया जाए, और गिरफ्तारी वारंट तब तक जारी नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि वसूली वारंट पे पति के नाम संपत्ति हो और पति देना ना चाह रहा हो, पति जानबूझ के किसी और महिला को रख रहा हो, पति जानबूझ के मेंटेनेंस ना दे रहा हो, तो उसकी गिरफ्तारी वारंट का सक्षम होना बहुत जरूरी है। पति का सक्षम होना बहुत जरूरी है। अगर पति सक्षम नहीं है तो कोई भी कोर्ट उसको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, और इस चीज का पुख्ता करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को वसूली के जरिए। और वसूली तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पति अपनी आपत्ति पेश ना कर दे।
लेकिन क्या होता है कि पति को सम्मन के लिए आदेश किया जाता है ऑर्डर शीट पे, पति अपनी आपत्ति भी नहीं दे पाता है, उसको पता ही नहीं होता है कि आपत्ति भी देनी होती है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो एजुकेशन का जो एप्लीकेशन फाइल किया गया है, पहले हमें सबसे पहले दावा पढ़ना है, उसका एफिडेविट पढ़ना, उसके बाद में कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है वो जजमेंट को पढ़ना। उसमें ये देखना है कि टेक्निकल खामियां क्या हैं। बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमने आपत्ति तो दाखिल की लेकिन हमारी आपत्ति रिजेक्ट कर दी। तो वो क्या करते हैं कि वो वही आरोप लगाते हैं, जैसे कि 125 का सम्मन आया नॉर्मली और उन्होंने जवाब दाखिल किया, उन्होंने क्या यस नो ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको जजमेंट जो हुआ है 125 का, उसमें जो टेक्निकल फॉल्ट हुए हैं उन पर आपत्ति आपको देनी है। जो एग्जीक्यूशन जो फाइल किया गया है, एग्जीक्यूशन पे जो सम्मन भेजा गया है, जो वसूली वारंट के आदेश किए गए हैं, जो गिरफ्तारी वारंट के आदेश किए हैं, जो इसकी जो टेक्निकल फॉल्ट हैं उनके आधार पर आपको आपत्ति देनी होगी। अब ये आपत्ति आपको कैसे देनी है, ये आपके केस के जो कागज हैं उनकी मेरिट के अनुसार, जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके अनुसार ही आपत्ति दी जा सकती है। और वसूली वारंट तभी जारी किया जा सकता है जब आपकी पत्नी ने जो दावे में जो संपत्ति दिखाई है, आपकी इनकम दिखाई है, उसके दस्तावेज लगाए जाए। जो एग्जीक्यूशन का जो एफिडेविट होता है, जो प्रार्थना पत्र होता है, उस पर हम आपत्ति दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 के तहत में जो एफिडेविट है वो मान्य नहीं है। लेकिन सीआरपीसी 296 के तहत में ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट अगर कोई एफिडेविट देता है और उस पर अगर कोई प्रतिवादी पक्ष अगर अपनी आपत्ति देता है, आपत्ति देना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट जो है ना एफिडेविट देने वाले के साक्ष्यों को पुख्ता कर सकता है, उसके साथ सफेद पत्र को पुख्ता कर सकता है, उसको सम्मन कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको मेंटेनेंस से बचा सकती है। जैसे ही आप आपत्ति दाखिल करेंगे उसमें दो चीज़ें होगी, या तो वो खारिज होगी या एक्सेप्ट होगी। जैसे ही एक्सेप्ट होगी तो क्या होगा कि एक कॉपी आपकी वाइफ को जाएगी, उसको जवाब देना पड़ेगा और वो जवाब उसमें नहीं दे पाएगी। अगर वो आपत्ति आपकी कैंसिल हो जाती है तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं उस आपत्ति के आदेश को लेके, और उसमें कारण बताना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को कि यह आपत्ति क्यों खारिज करी गई है, इसका कारण क्या है। और जैसे ही आप ऊपरी अदालत में जाएंगे तो नीचे की जो फाइलें हैं उनको सारी फाइलों को उनको पुटअप कर लिया जाएगा। तो ऐसी नॉर्मल जानकारियां हैं, ऐसी जो आपको भरण पोषण से बचा सकते हैं। ऐसी जानकारियाँ आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। लोग जजमेंट्स की बात करते हैं, लोग तरह तरह की बात करते हैं, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाता। मैं ज़मीनी स्तर पे समाधान की बात करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी राय दें। धन्यवाद।